नमस्कार। परिमल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। परिमल कार्यक्रम के आज के अंक में विषय है हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण, और मुझे बहुत ही हर्ष और गर्व हो रहा है यह बतलाते हुए कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार, शिक्षाविद, व्यंग्यकार, वरिष्ठ पत्रकार और कवि डॉक्टर सुरेश सेठ जी। धन्यवाद। आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेंद्र टोकी जी, जो कि गज़लकार हैं और इसके साथ ही आलोचक, चिंतक और शिक्षाविद हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब जी। धन्यवाद। जिस प्रकार आज का विषय है कि हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य की सुदीर्घ परंपरा है। तो प्रकृति की बात करें तो मानव और प्रकृति का रागात्मक संबंध है, और प्रकृति मानव की चिर सहचरी है, और जिसके प्रकृति के पास कोई मन नहीं है, मानव प्रकृति के पास जाता है तो उसे प्रेम देती है, उसे स्वीकार करती है। प्रकृति के पास अतुल्य भंडार है प्रेम का। यही बात है कि समय समय पर लेखकों, कवियों को वह आकर्षित करती रही। तो प्रकृति अलग अलग रूपों में आई। पहले प्रकृति का क्या रूप था साहित्य में, अब साहित्य में उसका क्या रूप है, यह भी जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुरेश सेठ जी से ये जानना चाहूँगा कि पहले का प्रकृति चित्रण हिंदी साहित्य में और अब का प्रकृति चित्रण, हम इसकी पूरी परंपरा की बात करेंगे, लेकिन क्या अंतर आप देखते हैं सर? देखता ही देखता हूँ। बस पहली बात तो ये है कि प्रकृति के साथ अगर हमारा संबंध नहीं है जी, तो इसका अर्थ ये है कि जीवन के साथ हमारा संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया, लोक जीवन के साथ हमारा संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया। लोक गीतों के साथ हमारा संबंध नहीं है। दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ, सड़कें, और उधर चले जाइए सागर का असीम विस्तार, और उसमें से गूंजता हुआ संगीत स्वर लोक गीतों का, लोक संस्कृति का, लोक बातों का। और इसको कौन लाया? इसको लाता है लेखक। जी, अरे, जब मैं प्रकृति के बारे में सोचता हूँ सुरेश जी, आप भी मेरे हम नाम ही हैं, मैं भी सुरेश, आप भी सुरेश, जी, तो मुझे ये लगता है, मुझे सबको ही आती हैं याद। मुझे भी आती है बादलों की, बादलों से आती है महादेव वर्मा की, और महादेव वर्मा से आती है मैं नीर भरी दुख की बदली। जी जी और जी, वहाँ से फिर कहीं एक और एक कोने से बोलते हैं सुमित्रा नंदन पंत कि मैं भी हूँ। लेकिन उससे आगे 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 जब ये गीतों में उभरता है, जब ये गीतों में उभरता है, तो मैं, आप ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बच्चन की बात नहीं कर रहा, मैं मधुशाला की बात नहीं कर रहा, मैं मधुबाला की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़रा नीरज को देख लीजिए। और ज़रा थोड़ा सा, चलिए दुष्यंत थोड़े से रुष्ट हो गए थे प्रकृति से, पर थोड़ा दुष्यंत को देख लीजिए, कितनी धनी परंपरा है। जी, जी, और इस धनी परंपरा को टोकी साहब, हमने भी पंजाब में बहुत निभाया है, आपने भी निभाया है, सुरेश नायक जी आपने भी निभाया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रकृति नहीं तो जीवन नहीं, और अगर जीवन नहीं तो लेखन नहीं, और अगर लेखन नहीं तो उसमें से निकलती हुई कोई ध्वनि नहीं, कोई लय नहीं। तब वो है एजी से निकला हुआ, कृत्रिम मेधा से निकला हुआ लगातार, जिसमें हम संवेदना ढूंढते हैं, संवेदना नहीं पाते। तो हिंदी का प्रकृति चित्रण हिंदी के साहित्य की संवेदना है। हिंदी का प्रकृति चित्रण हिंदी के साहित्य की जान है। और हिंदी का साहित्य जो है उसमें प्रकृति चित्रण करते हो तो लोक जीवन का स्पंदन आपको नज़र आता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सुरेश सेठ ने गागर में सागर भरते हुए किस प्रकार से कुछ प्रतिष्ठित नाम भी गिनाए और क्या संवेदना रही, उस पर भी बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने बतलाया। डॉक्टर जयेंद्र टोकी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य को जो विरासत मिली, सांस्कृतिक विरासत मिली, अगर हम भारत की भूमि के जो कण कण में फैली हुई इसकी विरासत है, जो स्पंदन जिसकी बात अभी डॉक्टर साहब ने की, तो वो कौन से स्पंदन थे? वैदिक समय के क्या स्पंदन थे? संस्कृत साहित्य की क्या पृष्ठभूमि रही? तो उससे हम आगे फिर चलेंगे। जी। ऐसा है सुरेश जी, समय तो कम ही होता है बात जी, करने के जी, लिए। अब अगर संस्कृत साहित्य की बात करने लगेंगे तो मेरा ख्याल है एक पूरे का पूरा जो हमारा हाँ अंक जी। है वही संस्कृत तो साहित्य को क्या चला प्रेरणा जाएगा। रही? लेकिन
संक्षेप में अगर हम देखें जी तो प्रकृति का साथ, जैसे कि अभी सुरेश सेठ जी ने कहा जी कि साहित्य का तो साथ ही और हमारे जीवन का साथ भी उसके साथ है, हम्म। तो वेदों से ही शुरू हो जाता है बिल्कुल प्रकृति का चित्रण। और वहाँ पर ऋषियों ने विराट चेतना सत्ता की जो स्तुति है उसे करते हुए आप देखिए कि सविता, वरुण, चंद्र, मरुत आदि प्राकृतिक शक्तियों को यथेष्ट वर्णन उन्होंने किया, और पूज्य भाव से भी किया और स्थूल भाव से भी जी किया। फिर उसके बाद अगर आप उपनिषदों और आरण्यकों की बात करेंगे तो उनमें भी प्रकृति चित्रण कहीं ना कहीं आलंबन रूप में और कहीं उद्दीपन रूप में आपको देखने को मिल जाता है। और अगर वाल्मीकि रामायण और महाभारत की बात की जाए तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ तो अत्यंत संश्लिष्ट और मनोरम वर्णन आपको देखने को मिल जाते हैं। और फिर कालिदास का तो कहना ही क्या है, ऋतु संहार तो है ही ऋतुओं के ऊपर। फिर मेघदूत उनका सबसे महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, उसमें आपको मिल जाता है। और फिर संस्कृत के एक और कवि हुए भवभूति, उन्होंने तो रमणीय के साथ साथ भयानक रूप जो प्रकृति का है उसका चित्रण भी किया। जी तो इस तरह से पाली, प्रकृत और अपभ्रंश होती हुई जो प्रकृति का चित्रण है वो हमारे आज तक पहुंचा है और हिंदी साहित्य में आके जुड़ गया है वो। बहुत बढ़िया। बहुत बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल की, तो जैसे हम जानते हैं पहले पद्य साहित्य ही था, तो वीरगाथाकार रहा, तो उसमें आलंबन उद्दीपन रूप में, दोनों रूप में प्रकृति को हम कैसे देख पाते। रासो काव्य में प्राकृतिक उपादान तो हैं, उपमान भी हैं, प्रेमानुभूति है, तो उन्होंने ऋतु वर्णन भी किया। जो रासो जो है वो अद्वितीय है। बीसल देव रासों में विरह व्यथित नायिका वर्षा से उद्दीपन किस प्रकार ग्रहण करती है, देखिए। जी भादबौ बरसई छई मगहर गंभीर, जल थल मैयल सौ भरया नीर। जी तो ये जो भाषा थी किस प्रकार से प्रकृति से वही संगीतात्मकता ग्रहण करती है। और चंद्रप्रदाय की देखिए पंक्तियाँ, सूनी सेज विदेश पिया, दोई दुख नाल्ह क्यों सैहणा जई। और एक संगीतात्मक मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा पृथ्वीराज रासो से उदाहरण कि झिरमिर 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 ए मेहा बरिसंती, खलहल 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 बदला बहंती। तो आगे बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन हम आदिकाल में बस इतना ही बात करना चाहेंगे कि आश्रय दातों का चारण कवि था और जिसका खाना उसी का गाना। प्रकृति के साथ जिस प्रकार से सेठ साहब ने बताया कि वैसा प्रत्यक्ष प्रकृति से संपर्क संसर्ग नहीं था। हाँ, नायिका के नक्षिक वर्णन में अवश्य कुछ प्रकृति चित्रण उद्दीपन मिलता रूप में है, आ गया। उद्दीपन रूप हाँ। में यह आता है। भक्ति काल की बात करें तो वो अब आध्यात्मिक थोड़ा रूप सा से मैं है। भी ऐड करूं आपके साथ। जी जी अवश्य सर। बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, पाठकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मेरे मन में कुछ बातें आ रही थी जी जी आपकी बातें सुनकर। संस्कृत जननी है हमारी हिंदी की, और संस्कृत का जो साहित्य है उसके बाद ये जो हमारा लोक साहित्य है, ये जी। देखिए कितना अधिक ये प्रकृति चित्रण पर। देखिए प्रकृति लय के बगैर प्रकृति नहीं है। प्रकृति की एक अपनी लय होती है, बहुत बढ़िया। लय में से धुन निकलती है, धुन में से गीत निकलता है। आप पहाड़ों में जाके देखिए, दूर तक आपको पहाड़ गाते हुए नजर आएंगे, क्या बात है। आपको हवाएं गाती हुई नजर आएंगी, और आपको बादल जो हैं वो आपके साथ अटखेलियाँ करते हुए नजर आएंगे। और यही बात हिंदी के गीतकारों ने पकड़ी। हिंदी में जब नवगीत आया तो नवगीत की ध्वनियाँ देखिए आप, उन सभी ध्वनियों में आपको प्रकृति का गुंजन दिखाई जी देगा। जी जी और फिर मैं तो खैर जिसको कहते हैं शेक्सपियर, इलियट, वेस्टलैंड, और दूसरा खुली कविता लिखने वाला हूँ। लेकिन खुली कविता में भी क्या प्रकृति का रूप नहीं है, प्रकृति का रिदम नहीं है। जिसके पास खुली कविता में रिदम नहीं है प्रकृति का, वो खुली कविता व्यर्थ है। नहीं, और बिल्कुल आप ठीक मैं कह रहे हैं सुरेश जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 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 सही है। बहुत सही कहा आपने। गीतों के माध्यम से प्रकृति का चित्रण बहुत खूबसूरत और संगीत के साथ तो जुड़ा ही हुआ है। गीत तो जुड़ा ही संगीत से है। अब छायावादी कवियों को अगर हम लेंगे तो छायावादी कवि सभी छंदबद्ध तो हैं ही हैं, लेकिन उनके यहाँ गीतात्मकता भी है और संगीतात्मकता भी है। और उन्होंने जितना प्रकृति का खुला वर्णन किया है, मेरा ख्याल के बाद के
कवियों में आपको उतना नहीं मिलेगा। नवगीत और गीत की बात छोड़ दीजिए, वो तो एक तरफ है ही है, वो विधा अलग है। लेकिन अगर हम मूल ढांचे की बात करेंगे, जैसे प्रयोगवाद में आप आ जाएंगे, जैसे आप नई कविता में आ जाएंगे, प्रगतिवादियों ने तो खैर प्रकृति को छुआ ही नहीं ना, क्योंकि वो तो मार्क्सवाद की तरफ चले गए, जन सामान्य की तरफ चले गए, उनके पास प्रकृति के लिए समय नहीं है। लेकिन छायावादियों के पास पूरा समय है। महादेवी जी का नाम आपने लिया, निराला जी को ले लीजिए, सुमित्रानंदन पंत तो हैं ही प्रकृति के कवि। वो बात अलग है कि बाद में वो प्रगतिवादी हो गए और बाद में वो अरविंदु घोष के साथ जा जुड़े। तो लेकिन ये जो संगीत की बात इन्होंने की है, इससे बिल्कुल सहमत हुआ जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का सीधा संबंध लय से है। एक नाम आप भूल रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। जी, भवानी प्रसाद मिश्र ने जितना सर गीतों में केदारनाथ तो अग्रवाल बसती हैं। है। नहीं, चलिए नामों को छोड़िए, क्योंकि शायद हमारे दोस्तों ने पढ़े भी नहीं होंगे जो नाम हम ले रहे हैं। तो मैं तो एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोष्ठकों में बंद करने की बजाय कि प्रगतिवादी इधर नहीं आए या उधर नहीं आए, देखिए छायावाद जुड़ गया रहस्यवाद के साथ, रहस्यवाद अब आपके आध्यात्मिक जीवन में आ गया और अध्यात्म के बिना आप अलग नहीं हो सकते, इसलिए छायावाद मरा नहीं। इसी तरह से आपने अभी कहा कि उन्होंने भयावह चित्रण किया, अभी आपने कहा प्रकृति का भयावह चित्रण जब आज की प्रकृति का आप करते हैं तो उसमें जो भी लेखन आता है उसको आप यथार्थवादी नहीं कहेंगे, उसको आप प्रगतिवादी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? इसलिए किसी भी वाद से, कोष्ठक से हमें झटकने भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारी कलम कैसे विस्तार पाती है। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि लयात्मकता संगीतात्मकता की, तो हिंदी साहित्य में दो काल ऐसे हैं जिसमें ये लयात्मकता बहुत सुंदर रूप में दिखाई देती है। एक है भक्ति काल और दूसरा, जैसे डॉक्टर टोकी ने भी छायावाद की बात की, तो इसमें जो प्रकृति है मनुष्य का, उससे ना तादात्म्यकरण हो जाता है, तादात्म्य होता है। तो कवि तो संवेदनशील होता ही है, तो प्रकृति की, जैसे महादेवी वर्मा की बात हुई, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं प्रकृति के साथ। भक्ति काल में भी ऐसे ही अगर हम बात करें तो वर्षत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस। तो ये राम काव्य धारा में ये बात आई, और सूरदास हैं, मीराबाई हैं, तो ये सब भक्ति रस से जुड़े हुए कवि हैं, कवित्रियां हैं, जिन्होंने प्रकृति के साथ जो तादात्म्य है दिखाया है। अब आप ये देखिए कि इसमें मैं संत काव्य को अवश्य बतलाना चाहूँगा, चाहे वो उपदेशात्मक काव्य है। अब आप देखिए कितना सुंदर बिंब है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ए तथ कहो ज्ञानी। अब वहाँ से ये प्रकृति से ये अपना बिंब ले रहे हैं, प्रतीक ले रहे हैं। अब हम आते हैं काव्य से इतर विधाओं में। डॉक्टर साहब, अब देखिए कि काव्य से इतर जो विधाएं हैं उनमें प्रकृति चित्रण का क्या रूप रहा। अभी डॉक्टर साहब आप बतला रहे थे कि पहले का प्रकृति चित्रण और अब का प्रकृति चित्रण, आपने बहुत बखूबी बतलाया कि अब यथार्थ की बात हो रही है। क्यों ना हो, क्योंकि संवेदना बदली है, परिस्थितियां बदली हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, जा जुड़ा ना, कि बिल्कुल साथ में जा जुड़ा है जी, कि देखिए मानव पर्यावरण की उपज है। आज सबसे अधिक जो संकट गहराया है वो पर्यावरण पर गहराया है। सूचना औद्योगिकी है, और साथ में जो औद्योगिकरण की वजह से जो प्रदूषण फैला, शहरीकरण हुआ, वनों की कटाई हुई, जल संकट हुआ, ये सब किस रूप में आज हम कविता और कविता से इतर विधाओं में देखते हैं। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपने बहुत मौजू उठाया, क्योंकि प्रोज के बारे में लोग कहते हैं कि सुरेश सेठ का बड़ा नाम है जी सर, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बात इसकी करता हूँ। अवश्य। वो ये है कि जब हम आए तो कुछ लोगों ने प्रकृति को अपने अंदर समाहित करके, जैसे लिखा निर्मल वर्मा की कहानी अगर आपने पढ़ी है या उसके भाई राम कुमार की कहानियाँ पढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि उन्होंने पहाड़ों को एक नए तरीके से आपके साथ परिचित कराया। पहाड़ जो हैं वो आपके साथ साथ चलते हैं, एक व्यक्तित्व बन के, एक दोस्त बन के। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा राम कुमार की रचनाएं अगर आपने पढ़ी हैं
तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रेमचंद की कहानियों में जो खेत लहलहाते हैं वही लहलहाकर फिर फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में आते जी हैं। जी अगर बिल्कुल। आपने मैला अंचल पढ़ा है और फणीश्वरनाथ रेणु से चल के जगदीश चंद्र तक आ जाइए, पंजाब में जितना है जगदीश चंद्र से चल के बलवंत सिंह तक चले जाइए। जी बिल्कुल और मुझे तो एक बलवंत सिंह की किताब है काले कोस, उसका एक समर्पण की 2 लाइनें याद चली आ रही हैं। चल चलिए चिड़क दे मेले ते मुंडा तेरा मैं चक लाऊं। क्या अब बात है। देखिए इसमें मेला भी आ गया, ये मेला बलवंत सिंह हैं। हम्म, और उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, क्योंकि वो माया में उनकी उपन्यास छपा था एक चादर मैली सी। अगर आपने वो उपन्यास पढ़ा है तो जितना पंजाब के खेत, पंजाब का जीवन, पंजाब का लोक जी जीवन जी जी। उनमें लहलहाता है। असल में समस्या ये है कि हमारे अध्यापक, पाठक या लेखक जो हैं वो आज का जो इन लोगों का, ये भी हमसे हमारे पूर्वज हैं। आज का नया लेखन ये नहीं है, आज का नया लेखन कुछ और ही है। जी और ये वो लेखक हैं जो स्तंभ हैं, और इन लोगों ने कभी भी प्रकृति को नकार के नहीं चले। बहुत नहीं बढ़िया, आप अरे एकदम बहुत ठीक बढ़िया। कह रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु को आप लगा, बिहार का पूर्णिया जिला, वो उसके बाद नागार्जुन, उसके बाद मधुकर गंगाधर। अरे देखो तो सही, वहाँ बिहार का लोक जीवन। फिर उत्तर प्रदेश में आ जाओ, ठाकुर प्रसाद सिंह, मुर्दों का टीला, रांगेय राघव राजस्थान। आप कहीं जाके तो देखो, बहुत बढ़िया, प्रोज में बहुत इस तरह से आपसे बतियाता है ये पूरे का पूरा विस्तार, और उसके बतियाने में आप ढूंढते हैं जिंदगी। नहीं अब बिल्कुल ठीक लेखक कह रहे बहुत हैं को बढ़िया। सुरेश जी आप। पहाड़ों का चित्रण नहीं करना है, टहनियों का चित्रण नहीं करना है, पत्तों का चित्रण नहीं करना है, गीत नहीं ढूंढने हैं। उन गीतों को भंग करने वाली जो लय है वो ढूंढनी है। बहुत गीत बढ़िया, बहुत अगीत सुरेश बढ़िया, क्यों हो बहुत गए, बढ़िया। सुरेश जी लेखन आप। कुरूप क्यों हो गया, हाँ, और हमारी कलमें जो हैं वो अब इस जहर का बहुत निराकरण ही क्यों सुंदर। करने की हाँ, कोशिश कर रही हैं। बहुत बढ़िया। माफ़ कीजिए, नहीं आपने मुझे उत्तेजित कर नहीं दिया नहीं नहीं नहीं, नहीं सुरेश ये जी तो आप ठीक है, मैं आपका लेकिन समर्थन करने के इसी लिए बहाने आपने बोल रहा बहुत था। पृष्ठभूमि मेरा सुंदर मेरा बतलाई आशा है ये था इसकी। कि देखिए आपने बड़े हाँ खूबसूरत तरीके से 2 चीज़ों को अलग करने की कोशिश की। एक तो ये कि हमारे जो आज के साहित्यकार हैं जिनका आपने जिक्र कर दिया है, वो साहित्य में या अपनी रचनाओं में, कहानियों में, उपन्यासों में प्रकृति को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उस रूप में नहीं कि एक प्रकृति का अलग से खंड बना दिया, प्रकृति का चित्रण कर दिया, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं। अब उनकी कहानियों में आप देखेंगे तो वो कहानी की शुरुआत में या बीच में कुछ पंक्तियां प्रकृति की दे देंगे। जैसे नाटक हैं उनके, अब उन नाटकों में प्रकृति का कहिए कि आलम्बन रूप में, स्वतंत्र रूप में चित्रण कर देंगे वो। लेकिन आज की जो कहानी, आज का उपन्यास जिनकी बात सुरेश जी कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ें अलग से नहीं हैं, ये उस रचना का हिस्सा बन के चलती अनुस्यूत हैं। हुई हैं वो उसमें। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक कह रहे बिल्कुल हैं, ठीक कह रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों को अलग करके चलना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो रचना होती थी, जैसे प्रसाद हो गए, जैसे निराला हो गए, या जैसे प्रेमचंद भी हो गए, कहीं कहीं वो भी प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो उन लोगों ने प्रकृति के छोटे छोटे से टुकड़ों को वातावरण का सृजन करने के लिए इस्तेमाल किया। यहीं पर मुझे याद आ रहा है कि जैसे मृदुला गर्ग का कठगुलाब उपन्यास है, या फिर राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृतांत हैं हिमालय की गोद में, डॉक्टर साहब। तो इस प्रकार से वो घाटियाँ, नदियाँ, वो झरने, वो चोटियाँ किस संदर्भ में पाठक को देखने मिलते हैं, वो भी जानना दिलचस्प है। उपन्यासों में बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, उसमें जो आंचलिक ग्रामीण प्रकृति है, प्रवेश है वो, और अलका सारावगी का एक ब्रेक के बाद है। और बहुत ही सुंदर उपन्यास है एक संजीव का, रह गई दिशाएं इस पार। और अगर मैं एक बहुत ही पत्रकार हैं एक महुआ माझी, उनकी मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, इस पर बहुत ही आंखें खोल देने वाला उनका उपन्यास है। आदिवासी किस प्रकार से विस्थापित हो रहे हैं, यूरेनियम के खनन के कारण जो बहुराष्ट्रीय कंपनी उनका शोषण कर रही हैं, उस पर बहुत ही सुंदर उनकी एक बात दृष्टि गई है। मैं यहाँ कह दूँ, सुरेश जी एक चीज़ मेरे दिमाग में जी वैसे जी आई, जी, मैं बीच में ही इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्लीज। माफ़ी चाहता हूँ। हाँ आप उपन्यास की बात कर रहे थे, अभी आपने यात्रा संस्मरणों की बात की। जी। मुझे लगता है कि अगर प्रकृति के स्वतंत्र रूप की बात करनी हो, तो आज के अगर संदर्भ में बात करनी हो, उपन्यास, कहानी, नाटक में तो चलिए
नाटक और उपन्यास में तो चलिए वातावरण को सृजित करने के लिए आया, यस, लेकिन हिंदी के जो निबंधकार हैं उन्होंने जो निबंध लिखे हैं, खासतौर पर जो ललित निबंधकार हैं जी, उन्होंने जो निबंध लिखे हैं उनमें प्रकृति का बाकायदा स्वतंत्र रूप से और आलम्बन रूप से बड़ा खूबसूरत चित्रण किया है। वाह, अब लेखकों का नाम लेना चाहूँगा तो देखिए आप रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं, और महादेवी जी की तो खैर बात शुरू में हो आप ही गई पास है। सर का ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को भूल रहे जी, हैं आप, जी, सहारनपुर बिल्कुल। से हैं, वो तो हमारे मित्र हैं, जी। अब तो नहीं रहे। खैर एक बात तो आप अभी कह रहे थे वो मैं थोड़ा सा करना चाहता था, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग मेरे परिचित भी थे। जी, देवेंद्र सत्यार्थी मेरे काफ़ी करीब थे, प्रभाकर माचवी मेरे काफ़ी करीब थे। ये लोग सब घुमक्कड़ लोग थे। इनके आगे आगे चलते थे राहुल सांकृत्यायन। इनको प्रकृति ने, ये बहुत अच्छी बात हुई कि इस कार्यक्रम में आप इन लोगों का नाम ले रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर इन लोगों का नाम नहीं लिया जाता। जी, मैं जानता हूँ इनको व्यक्तिगत रूप पर, इनके अंदर एक आग जलती थी लगातार घूमने की, और लगातार घूमते हुए ये आत्मसात करते थे। प्रभाकर माचवे मेरे बहुत करीब थे, देवेंद्र सत्यार्थी मेरे बहुत करीब थे, राहुल जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे से बड़े थे वो। और उन लोगों ने जो पकड़ा, जो जीवन को पकड़ा, वो आधार बना आगे के उपन्यासों का। उन्होंने रोशनी दिखाई। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बात को थोड़ा समेट दूँ कि जो प्राकृतिक चित्रण है वो एक लगातार चलती हुई प्रक्रिया है, और उस प्राकृतिक चित्रण के साथ अगर आप नहीं जड़ते हैं और उनको आप केवल नामों के कोष्ठकों में बंद कर देते हैं या वादों में बंद कर देते हैं, तो प्रकृति के पास भी आप नहीं गए। फिर उसको आप साहित्य में क्या निरूपित करोगे? प्रकृति उदारमना है, प्रकृति सबको समाहित करती है, और आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से विकिरण हो रहा है, औद्योगिक प्रदूषण की वजह से भी बहुत सारी वन्य जातियां प्रलुप्त हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता और जड़ता मनुष्य में आई है, और अधिक बौद्धिक हुआ है मनुष्य, और उसमें संवेदना की कुछ कमी आई है, इसके लिए जो सजग प्रहरी है वह है आज का लेखक। वो हिंदी भाषा का लेखक हो या किसी भी भाषा का लेखक हो, आज हम एक जलते हुए लावे के पहाड़ पर बैठे हैं, जहाँ पारिस्थितिकी का, पर्यावरण का संकट हमारे मुंह बाए खड़ा है, और हमें अपनी प्रकृति के साथ फिर से वही नाता जोड़ना है जिसकी बात अभी डॉक्टर सुरेश सेठ ने कही, और जिसकी सुंदर चित्रण निबंधों में हुए हैं, जिसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र टोकी ने बतलाया है। आज का मनुष्य तनावग्रस्त इसीलिए है, आज का मनुष्य अवसाद की स्थिति में इसीलिए है क्योंकि वह प्रकृति से कट गया है, और कहीं ना कहीं उसका हमारे साहित्य में भी वर्णन रचनाओं में भी दिखाई पड़ रही हैं। वो ये चीज़ें हैं रचनाओं में भी, और इसलिए रचनाओं में आज प्रकृति चित्रण अपेक्षाकृत कम हुआ। हम अपनी मनीषा से, हम अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति से और अपने आध्यात्मिक मूल्यों से भी कटे हुए हैं। जहाँ जैसे आपने वेद की बात की, तो वैदिक जो ऋषि था वह संपूर्ण जो जगत था, चाहे वो वनस्पति जगत है या मानव जगत है, पूरे ब्रह्मांड को आत्मभाव में देखता था। तो सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाने का जो उद्घोष तुलसीदास कर गए, यदि हम किसी कोष्ठक में ना बांधें, केवल इसे भारतीय मनीषा का एक निदर्शन कहें जो सर्वत्र मंगल का प्रसार और प्रभाव देखना चाहती थी भारतीय एक आखिर में बात हो रही खत्म, तो मैं बांधने वाली बात भी नहीं है सुरेश जी। ये कह रहे हैं कि कोष्ठकों में हम नहीं बांधना प्रकृति को चाहिए। छोड़िए इस बात को, बांधे ना बांधे, एक आखिरी मेरी बात सुनिए। व्यवस्था है, व्यवस्था एक व्यवस्था करने, स्पष्ट करने के लिए हम लोगों को इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। वो अवश्य है, वो अवश्य। अन्यथा कोई बधी बधाई परिपाटी तो है नहीं। देखिए, दीवारें खींच ली हम लोगों ने, एक दृष्टि होती है अध्यापकीय, एक दृष्टि होती है क्रिएटिव राइटिंग की, और सृजनात्मक दृष्टि होती है। सृजनात्मक दृष्टि आज क्या है? आज बादल आपको क्या मधुर बयार का संदेश देते हैं? बादल तो आकाश में फटते हैं, उसके बाद धन जन की अपार हानि होती है। अब बादलों के बारे में
और इसके अलावा रिश्ते हुए पहाड़ों के बारे में, भूकंपों के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। और लोग परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट करते हैं और भूकंप आ जाते हैं। आज की नई दुनिया से जुड़िए और लेखकों को भी यही संदेश दीजिए कि वो नई दुनिया से जुड़ें। और इस नई दुनिया से जुड़ोगे तो प्रकृति को एक नई आंखों से देखोगे, और नई आंखों से देखेंगे तो आपकी कलम बहुत विस्तार पा जाएगी। सही बहुत बात है, सुंदर सही संदेश बात है दिया भाई, है, सही बात है। बहुत सुंदर संदेश दिया है। तो हम जानना चाहेंगे इस प्रकार से आगे भी, बहुत ही ये विस्तार वाला विषय है, लेकिन आज हमारे बीच जो डॉक्टर राजेंद्र टोकी और डॉक्टर सुरेश सेठ, जिन्होंने अपने अमूल्य ज्ञान कोश से लाभान्वित किया, और ये मानव और प्रकृति का ऐसे ही संबंध बना रहे, साहित्य में भी प्रतिबिंबित होता रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुरेश बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद टोकी बहुत जी। धन्यवाद।